7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान इस समय बल्लियों उछल रहा है और उसके बल्लियों उछलने का कारण जो है वो कम से कम पाकिस्तान के अतिरिक्त और किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब अब बस देखिए हमारा सऊदी अरब से पैक्ट हो गया, डिफेंस पैक्ट, अब भारत की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को टच कर सके। भारत ने अगर कुछ भी यहाँ किया तो सऊदी अरब जो है उसका बदला ले लेगा। सऊदी अरब जो है उसका वहाँ पर $40 बिलियन का निवेश है और $40 बिलियन का निवेश जहाँ हो वहाँ से बदला नहीं लिया जाता, वहाँ से समझौता और पुख्ता किया जाता है। ये अब इनको कौन समझाए। लेकिन साहब कल आप ये देखिए कि इनके वो ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर, उनका इंटरव्यू हुआ और उनसे जब पूछा गया कि क्या भारत यदि हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर तो सऊदी अरब आएगा बीच में, तो होगा बिल्कुल बेशक, क्योंकि वो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक तो ये बताया नहीं कि कौन से एग्रीमेंट किस तरह के होते हैं। उनका जो CPEC एग्रीमेंट था वो भी आज तक किसी को पता नहीं है, ऑफिशियली कोई नहीं जानता। जो कुछ भी है लोग अंदर से अंदाज़ा लगाते रहते हैं। अब जो इसके इम्प्लीकेशन है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है, क्योंकि सऊदी अरब ने ऐसा बताया गया कि सऊदी अरब ने जो कुछ भी किया वो पहले से भारत को बता के रखा, तो इसलिए भारत को तो किसी भी तरह से चिंता होने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब के पास ऐसा क्या है जो वो पाकिस्तान को दे सकता है। अगर मान लीजिए सऊदी अरब पाकिस्तान की सहायता को आता भी है तो क्या करेगा? क्या सऊदी अरब के पास इतनी सेना है जो वो पाकिस्तान को दे सकता है ही नहीं। उसको खुद जो है वो भाड़े के सैनिक पाकिस्तान से लेने पड़ रहे हैं और 25,000 सैनिक जो है वो यमन के बॉर्डर पर तैनात करेगा, जो कि पाकिस्तान से आएंगे, यानी पाकिस्तानी मर्सनरीज। तो जिसके पास स्वयं के पास इतनी सेना नहीं है कि वो यमन से अपना बॉर्डर डिफेंड कर सके, वो पाकिस्तान को क्या मदद करेगा, आप सोच सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा जो डिफेंस एग्रीमेंट है ये बेसिकली सऊदी अरब ने अमेरिका से परेशान होकर किया है। ये बात काफ़ी सही भी लगती है और इसमें काफ़ी दम है, क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की विश्वसनीयता जो है वो बिल्कुल गर्त में पहुंचा दी है। अमेरिका पर विश्वास पहले भी लोग कम करते थे, लेकिन कम से कम ये जो अरब देश थे और ये जो अरब देश के जो सुल्तान थे, ये अरब देश के सुल्तान अपने अपने गद्दियों पर बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक के बैठे हुए थे और उनको अमेरिका ने ये अश्योर कर रखा था कि भाई देखो तुम है जो तुम्हारा तेल जो तुम बेचते हो वो तुम डॉलर में बेचोगे और हम पूरी तरह से तुम्हारी रक्षा करेंगे, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख नहीं सकेगा। और ख़ास तौर से उनको डर था ईरान से, उनको डर था मुस्लिम ब्रदरहुड से, उनको डर था अलकायदा से। इन सब के लिए पूरी तरह से अश्योर कर रखा था अमेरिका ने कि इन सबको तो हम कहीं टिकने ही नहीं देंगे। लेकिन जब क़तर के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया और क़तर में अल उदैद बेस है, सेंटकॉम का मुख्य बेस है, सेंट्रल जो कमांड है उनकी, तो सेंट्रल कमांड वहाँ से ऑपरेट करती है और अल उदैद एयर बेस से 20 किलोमीटर दूर हमास के आतंकवादियों को इसराइल ने उड़ा दिया और अमेरिका न केवल चुपचाप देखता रहा, अमेरिका ने ये भी कह दिया कि हाँ हमें पता चला था, लेकिन जब तक हम अलर्ट करते तब तक काम हो चुका था। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता।
अभी अभी कतर से इन्होंने प्रोटेक्शन मनी के रूप में एक जहाज़ वसूला था, एक लग्जरी एयरलाइनर ये अमेरिका वन के लिए, यानी अमेरिका वन जो है वो प्रेसिडेंट का जो जहाज़ होता है अमेरिका का एयरफोर्स वन, वो उन्होंने वसूला था। उसके अलावा करीब $1 ट्रिलियन के इन्वेस्टमेंट वसूले थे। एक तरह से ट्रंप वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने उगाही की थी, सऊदी अरब से उगाही की थी और कतर से उगाही की थी। वह कतर ने तो आगे बढ़ बढ़ के उनको इन्वेस्टमेंट ऑफ़र किया था, लेकिन जैसी की फितरत है और जैसा मोदी जी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ट्रंप को भी समझ चुके हैं और अमेरिका को तो फिर पहले से ही समझे हुए थे कि इनका जो है वो केवल पैसा और इनका खुद का जो एक इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, उसके अलावा इन पर कतई विश्वास किया नहीं जा सकता। इसीलिए मोदी जी चारों तरफ अपने पंख पसार रहे हैं और ट्रंप बेचारा हैरान परेशान है कि भाई ये मोदी को कैसे कंट्रोल करें। पहले तो उसने मोदी को डराने का प्रयास किया, मोदी को डराने के प्रयास के बाद में फिर अपने अटैक डॉग्स छोड़े, अटैक डॉग्स का भी कोई असर नहीं हुआ। ऊपर से पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया जब SCO के फ़ोटोग्राफ्स आए। SCO के फ़ोटोग्राफ्स आने के बाद में पूरी अमेरिकन प्रेस ने ट्रंप की ऐसी तैसी कर दी। तो फिर ट्रंप ने जो है अपनी टोन थोड़ी सी डाउन की, 2-4 मैसेजेस भेजे ट्विटर पे, तो मोदी जी ने उसका उत्तर भी दे दिया। 2 मैसेज जो उसने प्यारे प्यारे भेजे तो उनका प्यारा प्यारा उत्तर दे दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आगे से ट्रंप ने अपने जो ट्रेड डेलीगेशन था वो भी भारत भेज दिया और ये भी इंडिकेशन दे दिए कि हाँ भाई ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन घबराया किस बात से है ट्रंप घबराया है EU से जो फाइनल होने जा रहा है भारत का FTA। EU से फाइनल होने के बाद में उसके बाद फिर आवश्यकता पड़ेगी नहीं। अच्छा, ये जो ट्रेड डील है इसका भी कोई बहुत असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि भारत ने क्या किया, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी की जो मार्केट है वो तो जेम्स एंड ज्वेलरी में इन्होंने कहा कि साथ के 50% टैरिफ लगेगा, लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो कम शातिर थोड़ी है, उन्होंने उसका तोड़ निकाल लिया। पता चला कि यदि अमेरिका से आप गोल्ड लाते हैं, देखिए भारत में तो इतना गोल्ड होता नहीं जो जितना निर्यात होता है, करीब अमेरिका को अकेले कोई $10 बिलियन का निर्यात जेम्स एंड ज्वेलरी का होता है। तो वहाँ से मंगा के और फिर यहाँ पे उसको फिनिश करके और फिर अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ऐसे माल पे जिसका रॉ मटेरियल अमेरिका से सोर्स किया गया हो और फिर फिनिश गुड्स वापस अमेरिका में बेची गई हो, उस पर 5.5% टैरिफ लगता है। तो जेम्स एंड ज्वेलरी वाला मार्केट जो है वो हमारे भारतीय व्यापारियों ने बहुत तरीके से उसको बचा लिया। तो फिर एक टेक्सटाइल बचता है। अब टेक्सटाइल में तो भाई देखो अमेरिका के पास तो कोई यार्न प्रोड्यूस होता नहीं, तो अमेरिका जो है वो टेक्सटाइल में अपनी ऐसी तैसी कराए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा। भारत को टेक्सटाइल मार्केट जो है वो यूरोप में FTA के अंतर्गत मिलने वाली है। FTA में भारत को मार्केट मिल जाएगी, भारत को चिंता नहीं। इसीलिए भारत जो है ये सऊदी अरब वाले से भी तत्ते ही चिंतित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो IMEC है वो वैसा का वैसा कायम है। सऊदी अरब पूरी तरह से कमिटेड है कि जो IMEC है, IMEC का मतलब है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, वो पूरा का पूरा फुल स्पीड पे सऊदी अरब में अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान से उसने जो कुछ भी किया है वो उसका पाकिस्तान का उपयोग करके और पाकिस्तान को एक तरह से किराए पर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसको यमन के ख़िलाफ़ या और इज़राइल वैसे तो बैक चैनल पे पूरी तरह से सऊदी अरब के साथ लगा हुआ है, और UAE ने तो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ ही कर दिया है। इज़राइल से ख़तरा है नहीं सऊदी अरब को। सऊदी अरब को अगर ख़तरा है तो ईरान से है या यमन से है इस समय, लेकिन इज़राइल से कभी फ्यूचर में हो सकता है। तो उसके लिए अब वो US पे डिपेंड करने को तैयार नहीं है। उसने पाकिस्तान के साथ किया है। इससे यद्यपि लोग कुछ कह रहे हैं कि साहब कि US की सहमति से हुआ है, लेकिन मुझे इसके ऊपर संदेह है। US की सहमति क्यों होगी कि अपना एक प्रोटेक्टी वो एक पाकिस्तान जैसे कंगले को दे दे। खैर इस पर अभी और
तबसरा आना बाकी है, इसकी और भी एनालिसिस होगी, इसका और भी विश्लेषण होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये पक्की बात हो गई कि पाकिस्तान अब इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है। यानी सऊदी अरब ने ये जो पैक्ट किया है, कंसेंसस है एक, आपकी जो हमारी कम्युनिटी है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, उसका ये कंसेंसस है कि ये इज़राइल से डर के किया गया है कि कहीं फ्यूचर में इज़राइल ने जैसे कतर के ऊपर हमला किया उसी तरह से इज़राइल कहीं सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला ना कर दे, और उसके लिए ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला उन्होंने प्राप्त किया है, ऐसा पाकिस्तान कहता है। अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्राप्त किया है, जो पूरी की पूरी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, जिसमें पाकिस्तान यद्यपि सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन यूएस जो है वो बहुत सख्ती से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराता है, और कोई उसके विरोध में जाता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो वो ये करते ही बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसके अम्ब्रेला से निकल के पाकिस्तान जैसे पिद्दी के अम्ब्रेला के नीचे चला जाए। इसलिए इसके ऊपर अभी और चिंतन बाकी है, लेकिन भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बिल्कुल आरंभ में बताया, सऊदी अरब का 40 अरब डॉलर का भारत के अंदर निवेश है, और वो भी रिफाइनरीज़ में है। वो उन रिफाइनरीज़ की, जामनगर वाली जो रिफाइनरीज़ हैं, उनका इंश्योरेंस भी है। और रिलायंस में इतना बड़ा निवेश कर रखा है अरामको ने, तो भाई वो अपने निवेश को थोड़ी ही ख़राब होने देगा। तो इसलिए पाकिस्तान जो उछल रहा है वो उसी तरह से उछल रहा है जब सीपेक के टाइम पे उछल रहा था। सीपेक के टाइम पे उछल रहा था, या बीच बीच में ऐसे ही कोई झूठी कोरी कल्पना बनाकर उछलता रहता है पाकिस्तान। ये याद रहे, आप सिंदूर अभी जारी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।